हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। दोस्तों, आज आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे, रिमेनिंग चैप्टर रहते थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब तक एग्जाम पोस्टपोन की कोई न्यूज़ पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा नहीं दी गई है, क्या सर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। जब एक दिन पहले लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जाम के पहले वीक में बोलते हैं पीजीआई वाले कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम 30 तारीख को था, 29 तारीख को तक कोई एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया और 30th ऑफ अगस्त को ये बोल दिया गया कि सॉरी 30th ऑफ जुलाई को ये नोटिस निकाल दिया गया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। अब देखो, ऐसा इवेंट भी हो सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि बिल्कुल बारात आई खड़ी है और शादी से पहले दुल्हन भाग गई। मतलब सभी अभ्यर्थी तैयार थे एग्जाम देने के लिए, बट इन्होंने एक दिन पहले ही कैंसिल कर दिया। सो होने को तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और ये जो पोस्टपोन वाला मैंने जिक्र किया था, ये पिछले जो 5-7 साल के रिकॉर्ड को देख कर मैंने बोला था कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका जुलाई में एग्जाम हो, और जुलाई के वो भी फर्स्ट वीक में। मैं तो अब भी कहूँगा, प्लीज वेट कीजिए 1-2 दिन और। जो मंडे से जो वर्किंग डे होगा, वर्किंग वीक होगा नेक्स्ट, उसमें जरूर कोई विचार विमर्श करके पीजीआईएमएस रोहतक वाले आपको एक्स डेट एक्सटेंड कर देंगे और एग्जाम डेट तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं। सो दोस्तों, ये आप सभी के लिए एक होप थी। और मैंने पहले ही बोला था, अगर आपने एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये सोच के मत रुकिए कि एक्सटेंड होगी। सो एक सिक्योरिटी आपको लेके चलनी थी। आई होप आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अभी मैं स्टार्ट करूंगा। मन तो मेरा पहले भी था स्टार्ट करने का, बट एक ये था कि एक ये पोस्टपोन वाली न्यूज़ आ जाए, उसके बाद अच्छे से अपना सिलेबस कवर करेंगे। चलो फिर भी देखते हैं होता है या नहीं होता है। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आज स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लगभग 3 से 4 चैप्टर पहले हो चुके हैं और आज कंप्लीट इसको कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट विच रिजल्ट्स इन चेंज इन प्लेस। देखो दोस्तों, चैप्टर का नाम भी है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, मूवमेंट क्या होती है। लोकोमोशन दोस्तों, जब एक प्लेस और लोकेशन चेंज होती है उस चीज को हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट जैसे फोर एंड बैकवर्ड मूवमेंट, हम जैसे अपना हाथ हिलाते हैं, हाई फाई बोलते हैं किसी को, तो ये मूवमेंट है। लोकेशन यहाँ पर चेंज नहीं हुई। सो लोकोमोशन इज व्हेन वी चेंज द प्लेस ऑन लोकेशन, मतलब हमारी प्लेस चेंज हो जाती है। और बहुत सारी लोकोमोशन के लिए, मतलब जो अलग अलग जो इंडिविजुअल है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास बहुत सारे मोड्स होते हैं। लोकोमोशन के लिए अलग अलग मेथड्स रहते हैं। जैसे जो अमीबा होता है, अमीबा किस तरह की मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन शो करता है। देखो, अमीबा शो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ, अमीबा अपनी मूवमेंट किस मतलब ऑर्गन से करता है। सो अमीबा दोस्तों सूडोपोडिया, यानी कि जो उसके एक अमीबा का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरह का इरेगुलर स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो इसके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर वाली, इसी को मॉडिफाई कर करके एक मतलब फुट जैसा शेप ये ले लेती हैं और इसकी ही थ्रस्ट से ये मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स फैटिक अकर ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। मसल्स फैटिक दोस्तों जब हमारा होता है, मेनली एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से मसल फैटिक होता है। और जिसके कारण क्या अक्यूमुलेट होता है हमारी मसल्स में, जिसके कारण वो थक जाती हैं, फटिक हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण हमारी मसल्स फैटिक होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन तब होता है ऑक्सीजन का, तब ये लैक्टिक एसिड बनता है। एरोबिक अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होता। आपने देखा होगा कि हार्ट के मसल्स काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी थकते नहीं, हमें पेन महसूस नहीं होता उनमें। जैसे जो अदर स्केलेटल मसल हैं, वो यहाँ पर आपको मतलब फैटिक उनमें देखने को मिलता है। अब एक लंबी दौड़ अगर हम लगाएं बहुत फोर्सफुली, अगर 100 मीटर की कोई दौड़ लगाएं, तो डेफिनेटली उसके बाद हमारी मसल्स फैटिक हो जाएंगी, क्योंकि जो मसल्स फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एटीपी उनको चाहिए होती है, और ग्लूकोज का वहां पर रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एक लिमिट तक एरोबिक होगा। एरोबिक मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, एक लिमिट के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन
हमारे वहाँ पर नहीं होगी, तो उसके कारण लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। अगर ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ना हो तो दोस्तों हम कभी थकेंगे नहीं। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स पूछा गया है, स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिब्स दोस्तों 12 पेयर ऑफ हमारी रिब्स होती हैं, जिनमें से लास्ट वाली 2 रहती हैं, मतलब 2 पेयर आता है आपका, वो फ्लोटिंग रिब्स। और नंबर में पूछे तो 4 रिब्स आपकी होगी, पेयर में पूछे तो 2 पेयर। कुछ ऐसी ही छोटी मोटी गलती भी कई बार स्टूडेंट कर देते हैं कि देखते नहीं पेयर लिखा है नंबर लिखा है। नेक्स्ट रिब्स फ्लोटिंग डज नॉट अटैच। ओके, फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं जो हमारी स्टर्नम पर अटैच नहीं होती, एक दूसरे रिब्स पर ही वो अटैच होती हैं। ऐसे बीच में जो हमारी स्टर्नम है, एक ये वाली रिब्स ट्रू रिब्स बोल सकते हैं इनको हम, और फॉल्स वाली क्या होंगी फिर इस बोन पर ही अटैच हो जाएंगी ऐसे, तभी इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। डैश सर्कुलेट्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। डैश जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड हमारा जो सर्कुलेट करता है उसको कौन करता है? पंपिंग ऑफ हार्ट उसको सर्कुलेट करता है। पैरास्टालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, डाइजेशन में जो हमारी गट की मूवमेंट होती है उसे पैरास्टालिसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ लोकोमोशन, इनमें से कौन सा लोकोमोशन का फंक्शन नहीं है? जो हमारा पैरास्टालिटिक मूवमेंट होती है पेट में, वो दोस्तों लोकोमोशन का नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लोकेशन चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों हमारी मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि हमारे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारी मसल्स में मूवमेंट होनी जरूरी है। द मसल्स इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मसल्स हमारे मीजोड्रम से राइज होते हैं। द स्पेशलाइज्ड सेल डेट मेक मस्कुलर टिश्यू आर, मस्कुलर टिश्यू किस प्रकार की सेल्स से बनता है? सो ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स इसका सॉरी ओस्टियोसाइट्स से तो बोन बनी होती है। मायोसाइट्स, मायोसाइट मसल्स मायोसाइट। और मसल में जो जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, मसल्स में मायोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग में हेल्प करता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का ओरिजिन आप देख सकते हो। मायोसाइट मसल्स, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग, ओस्टियोसिस्ट बोन सेल्स, एंड न्यूरोब्लास्ट जहाँ से न्यूरॉन्स फॉर्म होती हैं। और न्यूरोब्लास्ट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी मसल्स? मसल्स देखो अराउंड 640 के अराउंड टाइप की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ए कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट होल्ड मसल बंडल टुगेदर, सो इसे हम फैसिका कहते हैं। एक ऐसा बंडल होता है कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू का जो कि मसल्स को होल्ड करता है, एकजुट रखता है, तो इसे हम फैसिया फैसिया कहते हैं। द बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड, ए बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड, जो हमारा एक मसल्स फाइबर का बंडल होता है, एक बंडल, उसे हम फेसिकल्स कहते हैं। ए सिंगल बंडल ऑफ मसल फाइबर नोन एज फेसिकल। द सीथ कवरिंग द बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, मसल फाइबर का जो बंडल है उसको सीथ कवर करती है, यानी जो उसकी कवरिंग होती है उससे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। नेक्स्ट, टेंडन से पूछा गया है, टेंडन कनेक्ट्स, याद रखना दोस्तों, टेंडन इंपॉर्टेंट है और जो लिगामेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है, और टेंडन और लिगामेंट का ये दोनों यहाँ पर दिया गया है। टेंडन क्या होती है? जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करती है। लिगामेंट बोन टू बोन, मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ, लिगामेंट का BLB याद रखो, BLB बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट। और कोई एक को आप याद रखो, दूसरा अपने आप आपको याद रह जाएगा, क्योंकि दो ही ऐसी चीजें हैं इसमें चैप्टर में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं? दैट इज सार्कोलीमा। एक मसल्स को हम जैसे सार्कोमियर भी आता है मसल्स में नाम कुछ, सार्कोमा, सार्कोमा जो सार्को जो वर्ड है वो हमारा मसल्स से ही जुड़ा होता है। अब इसमें चाहे सार्कोलीमा हो जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल्स फाइबर की, सार्कोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, उसे हम सार्कोप्लाज्मा प्लाज्मा कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं मसल फाइबर में उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डार्क बैंड प्रेजेंट ऑन मायोफिब्रिल इज। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ जाता है कई बार, जो हमारा जो मसल का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द डार्क बैंड प्रेजेंट ऑन मायोफिब्रिल इज एन आइसोटोनिक बैंड। एन आइसोटोनिक बैंड यानी कि जो चेंज नहीं होती जिसकी शेप, जैसे आपने वो मसल्स वाला डायग्राम समझा होगा जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट दिखाए जाते हैं। सो वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, इधर उधर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। तो जो डार्क बैंड होता है आपका आइसोट्रोपिक होता है, जिसकी शेप चेंज नहीं होती है, जिसमें दोनों तरह के एक्टिन और मायोसिन दोनों तरह के मसल्स प्रोटीन पाए जाते हैं। एम लाइन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ, एम लाइन एच जोन को पास करती है। ये आप एक बार अगर जो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है या कोई भी जो आपके पास बुक है उसमें से एक बार ये जो मसल्स वाला डायग्राम है आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ये रहेगा, आपको सभी बोन्स के बारे में पता होना चाहिए। मसल्स, एक एक मसल्स के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत है नहीं। सभी बॉडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बोन्स आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद टाइप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल, जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं, 3 तरह की मसल्स आप पढ़ लो। और जितनी भी डिजीज है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जैसे इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी जो डिजीज दी गई हैं वो आपने पढ़ लेनी है। और साथ में मसल का स्ट्रक्चर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल विच कॉन्ट्रैक्ट कॉज मूवमेंट इज कॉल्ड। जो एक एक यूनिट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर, सार्कोलीमा, फेसिका, मायोसिन, ये सारे आंसर मतलब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बट एक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसे हम कहते हैं, देखो सार्को हम यूज कर रहे हैं मसल्स के लिए, और मसल के लिए जो मायोफिब्रिल्स होते हैं एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है। जैसे किडनी की एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट अपनी नेफ्रॉन होती है, तो यहाँ पर भी जो तुम स्ट्रक्चर देखते हो जो मैंने ऊपर बनाया था, वो सार्कोमियर का ही एक स्ट्रक्चर है। अब सार्कोमियर में क्या होता है, सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, सार्कोमियर में 1A बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। कि आप स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ही इजी है। 3-4 जोन वहां पर दिए गए हैं, ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, ये देख सकते हो। एच जोन दिया गया है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन नॉट ए पार्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि थिन मायोफिलामेंट्स का पार्ट नहीं है। तो दो होते हैं, जैसे एक्टिन एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट है। तो एक थिक फिलामेंट होता है, एक थिन फिलामेंट होता है। मायोसिन को हम थिक थिक फिलामेंट बोलते हैं, जो कि मोटा होता है, कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये कुछ इस तरह का आपका मायोसिन दिखता है। ओके। एंड जो थिन फिलामेंट है एक्टिन, एक्टिन आपका कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे एक प्रोटीन होता है जिस लंबा रोड शेप, कुछ इस तरह का आपका एक्टिन दिखता है। फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये तो बिल्कुल स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, जो मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक्टिन पर ही पाए जाते हैं, मायोसिन पे भी होते हैं। द मोनोमेरिक प्रोटीन विच पोलीमराइज फॉर्म ऑफ मायोसिन इज, सो द मोनोमर प्रोटीन जो कि पोलीमराइज होकर मायोसिन बनाता है। अब मायोसिन जो है हमारा, ये जो मायोसिन है ये किस चीज से बना होता है, सो मीरोमाइसिन इसकी मोनोमर होता है, यानी कि मीरोमाइसिन से जुड़ जुड़ के ये बना होता है। इसमें से करेक्ट आपने बताना है, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। सो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, मतलब आपको एक्सप्लेन करके दिया होगा, ऐसे नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। HMM प्लस हेड प्लस शॉर्ट आर्म, ये मायोसिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। उसका जो हैवी मोलिकुलर मास वाला जो हेड होता है और उसकी शॉर्ट आर्म्स होती हैं। ATP बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड ऑन, ATP बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड ऑन, ATP बाइंडिंग साइट आपकी दोस्तों मायोसिन पर लोकेटेड होती है। और उसको कवर और अनकवर करने के लिए जो अदर प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये होते हैं। द एनारोबिक contraction of skeletal muscle cause deposition and accumulation of, एनारोबिक, पहला ही क्वेश्चन एनारोबिक पे था, लैक्टिक एसिड इसमें डिपॉजिट होता है, और ये लैक्टिक एसिड फिर कहाँ, लीवर में जाके इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और फर्दर इसका बनता है।
80% ऑफ लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड टू डैश इन द लीवर। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे एसोसिएट हुआ आया है। मतलब 80% जो लैक्टिक एसिड बना है इज कन्वर्टेड टू डैश इन द लीवर। किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको, लैक्टिक एसिड को। लैक्टिक एसिड को हमारा लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और इस साइकिल का नाम होता है कोरी साइकिल, दोस्तों याद रखना है। और पीछे से क्वेश्चन आया था कि यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होती है। यूरिया फॉर्मेशन भी आपकी लीवर में ही होती है, याद रखना। किडनी में यूरिया फॉर्मेशन नहीं होता। किडनी तो सिर्फ उसको एक्सक्रीट करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए होती है, बट जो फॉर्मेशन होती है यूरिया की वो लीवर में होती है। और इस साइकिल का नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल जिसे हम कहते हैं। अब इस डिटेल में इसके बारे में आप बैचलर्स अपने कोर्स में पढ़ोगे। द नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन स्केलेटल दैट रन अलोंग द मिडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इन द बॉडी। नंबर ऑफ बोन पूछा गया दोस्तों कि जो अपना शरीर का बीच वाला हिस्सा है, मिडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन को छोड़कर, मैं जैसे हमारी हाथ और पैर की बोन्स को छोड़कर कितनी बोन्स होंगी आपके पास, तो 80 बोन्स आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये बोन्स तो सभी आपको याद होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये तो बल्कि 11th में ही टीचर सबसे पहला काम ये करते हैं कि बच्चों को बोन्स सिखाते हैं, कहाँ कौन सी बोन्स होती हैं। क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन मेड अप ऑफ। क्रेनियम जो हमारी सिर की हड्डियाँ हैं, कितनी क्रेनियल्स होती हैं जो कि अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। सो यहाँ पर हम फेस की हड्डियाँ काउंट नहीं करेंगे, ओनली जो 8 हमारी क्रेनियम होती हैं उन्हीं का जिक्र होगा, वरना तो 14 इसमें फेशियल बोन है। पूरा जो हेड है उसकी तो बहुत सारी बोन्स हो जाती हैं। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद डैश कैविटी। जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस कौन सी होती है, हमारी जो हाथ वाली, जो बाइसेप वाली बोन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो आर्टिकुलेट करती है किस कैविटी में। तो जो हमारा पेक्टोरल ग्रेडल्स होता है, यानी कि जो हमारा हाथ बाजू, जहाँ पर कंधा जिसे हम कहते हैं, कंधे पे जो हमारी ह्यूमरस बोन जुड़ी होती है, सो उस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एक कैविटी और बताऊं आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिटिबुलम कैविटी। एसिटिबुलम कैविटी जहां पर हमारी जो फीमर अटैच होती है। फीमर किससे अटैच होती है? फीमर जो हमारी थाई वाली बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन जो जिसे हम कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट तो शायद स्टर्नम को कहते हैं। ये आपने बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है आपकी बॉडी में। और एसिटिबुलम कैविटी जहां पर फीमर हमारी जुड़ी होती है अपने पेल्विक रीजन से, तो वहां पर एसिटाबुलम कैविटी होती है। फोरामेन मैग्नम की बात करूँ, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जहाँ से जो वर्टिब्रेस वगैरह, ये जो हमारी सर्विक्स सर्वाइकल जो बोन्स होती हैं वो वहाँ पर जुड़ी होती हैं। मैच करना आपने, कान की हड्डियों के बारे में पूछा गया है। इनकस, इनकस बताओ किस टाइप की होती है? इनकस इज एन एविल शेप बोन। इनकस इज एन एविल शेप बोन। मेलिस, नेक्स्ट है आपकी मेलियस। मेलियस इज एन हैमर शेप बोन। एंड स्टेप्स, स्पेस स्टेप्स आपको पता ही होगा, स्मॉलेस्ट भी है एक स्ट्रिप्ड बोन जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कान। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बोन्स मैच करनी है, कितनी बोन्स कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन सी बोन्स कितनी पाई जाती हैं। जैसे ये 4 ABCD 4 कॉलम दिए गए हैं, इनमें से आपका फीमर है वो 1 से मैच होगा। फ्लैंजेज कितनी होती है? फ्लैंजेज हमारे हैंड्स में 14 आपकी फ्लैंजेज होती हैं। टार्सल और मेटाटार्सल। मेटाटार्सल यहाँ पर आपको 5 देखने को मिलती हैं और टार्सल 7 टार्सल यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, द ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ज्वाइंट दोस्तों इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ज्वाइंट्स भी आपने पढ़ लेने हैं। सारे ज्वाइंट जो NCERT में गिवन है वो यहाँ पर पेस्टेड हैं और ये ज्वाइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट से क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं कई बार हमसे। द ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना कहाँ होती है? जो हमारी हमारी जो हाथ वाली बोन्स होती हैं, जैसे जो एल्बो होती है, एल्बो के और जो हमारी फोर हैंड होता है उसके बीच में जो बोन्स होती है उन्हें रेडियस और अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना के बीच में आपको पिवट ज्वाइंट देखने को मिलेगा। पिवट ज्वाइंट का मतलब देखो दोस्तों, व्हेन वन बोन रोटेट अराउंड
अराउंड अनदर, जब एक बोन दूसरे के अराउंड रोटेट कर सकती है, इसे हम पिवट जॉइंट कहते हैं। रेडियस अल्ना में जो कि पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट व्हेन टू बोन्स कैन ग्लाइड टुगेदर, सरफेस ऑफ फ्लैट रिकॉर्ड। वेस्ट की टार्सल जो बोन होती है वो अपनी। सैडल ज्वाइंट आपका याद रखना है, सैडल ज्वाइंट आपका थम्स और कार्पल्स में पाया जाता है। एंगुलर ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट टू प्लेन में, मतलब जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है उसे हम एंगुलर ज्वाइंट कहते हैं। मेटाटार्सल और फ्लेंजिस के बीच पाया जाता है। और एक फाइब्रस ज्वाइंट आता है, बहुत बार पूछा जाता है। फाइब्रस ज्वाइंट जो कि इमोबाइल ज्वाइंट्स होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? क्रेनियम में आपके फाइब्रस ज्वाइंट पाए जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस इज अफेक्ट, माइस्थेनिया ग्रेविस दोस्तों आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अफेक्ट करती है। न्यूरोमस्कुलर व्हेन द नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड विद मसल्स, अगर नर्वस सिस्टम जहाँ पर हमारा मसल से कनेक्ट होता है वहाँ का जो जंक्शन रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं इसमें। तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है न्यूरॉन्स का और मसल्स का। इसके कारण बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं। और आपने एक चीज़ ये याद रखनी है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि हमारी खुद ही बॉडी की एंटीबॉडी जब अटैक करती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर। एसिटाइल कोलिन दोस्तों हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगर अगर एक मतलब मैसेंजर के तौर पर ये काम करता है एसिटाइल कोलिन। अगर यही अगर अफेक्टेड हो रहता है तो कैसे में। और दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका ब्रेन वाला चैप्टर है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो वीडियो है वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी का इसमें भला हो सके, किसी के हमारा जो कंटेंट है काम आ सके। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही अच्छा है, सुबह से बारिश आ रही है और आपको भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर घूम रहे हो और बारिश में मज़े कर रहे हो। आपको अपने अंदर घर पे बैठ के स्टडी करनी चाहिए, या लाइब्रेरी में बैठकर आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, और जो भी स्टूडेंट अब यहाँ तक वीडियो देख रहा है प्लीज़ गिव ए थम्स अप, और वीडियो को आपने लाइक कर देना है दोस्तों और शेयर भी करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जो हमारा कौन सा सिस्टम ऐसा है बॉडी का जो सारा सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है पूरी एक्टिविटी बॉडी की? सो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा न्यूरल सिस्टम यानी कि जिसे हम कहते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमारे हॉर्मोन्स आते हैं, ये सारा कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी के। जितना भी इंटीग्रेशन है वो सारा ये दोनों चीज ही कोऑर्डिनेट करती हैं। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सिस। चलो पूरे ऑप्शन देखते हैं एक बार। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सिस, जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? फ्रॉम सीएनएस और स्केलेटल मसल्स की जो इम्पल्सिस होती हैं उन पर रिलाई करता है। सोमैटिक्स और ऑटोनोमिक दो तरह के जो हमारे सिस्टम रहते हैं। जैसे जो सोमैटिक रहता है वो सीएनएस टू जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, जो स्केलेटल मसल होती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। जो ऑटोनोमिक रहता है हमारा, वो हमारे जो कंट्रोल में मसल नहीं होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। सो सीएनएस टू इन्वोलेंट्री मसल्स जैसे जो हमारे पेट में मसल्स रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि जो अंदर वाले जो इंटेस्टाइन के आसपास जो मसल्स रहते हैं हम उन्हें चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज दे आर इन्वोलेंट्री मसल्स, और उन्हें रोक भी नहीं सकते हम। जैसे हमारे हार्ट के मसल्स हैं, हम जैसे डायरेक्ट उनको मूवमेंट उनकी रोक नहीं सकते और नहीं चला सकते हैं। सो एक जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो आपने याद रखना क्या डिफरेंस दोनों में होता है। द ऑटोनोमिक नर्वस न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड, ऑटोनोमिक को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटते हैं। सो ऑटोनोमिक जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर देखो, नर्वस सिस्टम सोमैटिक, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस आपका रहता है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ढूंढनी है। द पीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीएनएस आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है जिसे हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ होती है हमारी, ब्रेन और
ब्रेन और स्पाइनल कोड और ब्रेन। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद पीएनएस कंप्रोमाइज सीएनएस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आपकी। द ऑटोनोमिक नर्वस न्यूरल सिस्टम रिलाई इम्पल्सिस। ऑटोनोमिक वाला जो मैंने आपको बताया था सोमेटिक और ऑटोनोमिक वाला जो CNS2 इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स 3 इज द राइट आंसर। नीचे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। CNS हमारा प्रोसेसिंग साइट होती है। CNS एंड PNS कलेक्टिवली आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। ऑटोनोमिक और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर दिया गया है। साइटोप्लाज्म विद टिपिकली सेल ऑर्गेनेलिज निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द। जो हमारा सेल है न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है और जो अदर ऑर्गेनेली होती है निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर देखा हो तो आपने, ये कुछ इस तरह का हमारा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है। ये ऊपर वाली जो सेल बॉडी है वो मैं बना रहा हूँ अभी। ये समझो सेल बॉडी है, ये एक्सोन है नीचे इसके, और ये नीचे वाला पार्ट रहता है। सो जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म के जो अदर ऑर्गेनेली हैं वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, सेल बॉडी में पाए जाते हैं और सेल बॉडी में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको डेंड्रियाइट्स देखने को मिलेंगी। डेंड्रियाइट्स जो कि एक इसके आगे फिर दूसरा जो हमारा न्यूरॉन जुड़ेगा। सो इसके बारे में ये क्वेश्चन था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स दोस्तों आपके सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों जगह पाए जाते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स फाउंड इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। डेंड्राइट्स मैंने बताया आपको कहाँ है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। देखो न्यूरॉन्स होती है हमारी यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। मल्टीपोलर दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का जो कि हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक ब्रेन का एक्टिवली वर्किंग पार्ट रहता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जहाँ पर पाई जाती हैं। बाइपोलर आपके आँख के रेटिना में पाई जाती हैं। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है इन ह्यूमन्स। अडल्ट में आपको यूनिपोलर देखने को नहीं मिलेंगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपने इसको मार्क करना है। और दोस्तों ये PDF अगर आपको चाहिए तो वी मैड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं ये PDF आप सभी के लिए डाल दूंगा। ये मैंने पहले बताया नहीं और अभी आपको बता रहा हूँ। पहले वाली PDF भी मैंने चैनल पर डाल दी हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो। इन रेस्टिंग न्यूरॉन द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। जब देखो जो हमारी जो न्यूरॉन्स है उनका जो फंक्शन होता है वो किस तरह से होता है ये आपने एक बार बुक से पढ़ना है। और रेस्टिंग में क्या होगा, एक्सोनल मोर परमिएबल टू पोटासियम एंड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ K पॉजिटिव। देखो दोस्तों ये वैसे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि आपके जो न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन्स कैसे काम करती है, हमारा जो इम्पल्स है कैसे ट्रांसफर होती है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बट इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे सोडियम कहाँ रहता है, पोटासियम कहाँ रहता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, ये आपने ध्यान रखना है। द आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन बाई। आयनिक ग्रेडियंट आपका सोडियम पोटासियम पंप द्वारा मेंटेन रहता है जिसमें 2 पोटासियम और 3 सोडियम पंप साइमल्टेनियसली जो कंटिन्यू आपके मतलब इन आउट कर सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल आल्सो टर्म्ड एज। एक्शन पोटेंशियल को हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं जो कि एक इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। बिकॉज चार्ज यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं। ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑन द एक्सोन मेम्ब्रेन। ऑन जब कोई स्टिमुलस हम एक्सोन मेम्ब्रेन पर यानी कि अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देयर इज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एट द साइट। जब कोई भी स्टिमुलस हम देंगे तो जो हमारी जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज होगी जिसमें क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा यानी अंदर एक्सोन में सोडियम आयन ज़्यादा जाएंगे और आउटसाइड ड्यू टू ओपनिंग सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये हमने ध्यान रखना है। साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स आपका जो एक जो दो न्यूरॉन्स जहाँ पर आपकी जुड़ती हैं उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। यहाँ पर आप साइनैप्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, दोनों के बीच में जो जगह रहती है इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जहाँ से जो हमारा एसिटाइलकोलिन
कम्युनिकेट करता है, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन एक न्यूरॉन से दूसरे में मैसेज लेके जाता है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि दूसरे जो न्यूरॉन्स है उसका पार्ट होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सभी जो पार्ट ये हैं, ऑल ऑफ दीज आर ए फॉर्म ए साइनेप्स। ये पूरा आपका साइनेप्स है, ये पूरा आपका साइनेप्स है। नेक्स्ट, द रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन, जो रिसेप्टर रहते हैं एसिटाइल कोलिन को जो रिसीव करते हैं, तो वो आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होंगे, क्योंकि यहाँ से मैसेज आएगा और यहाँ प्री से मैसेज आएगा, पोस्ट में जाएगा, ऐसे ऐसे। न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और क्योंकि पोस्ट पे खत्म होंगे, पोस्ट पे उनके रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, इनमें से कौन सी चीज ह्यूमन ब्रेन द्वारा कंट्रोल की जाती है? सो बैलेंस ऑफ बॉडी ब्रेन द्वारा, सर्केडियन रिदम यानी कि जो स्लीपिंग और वेकअप वाला जो हमारा टाइम रहता है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ह्यूमन बिहेवियर, फंक्शन ऑफ किडनी, तो सभी प्रकार के फंक्शन यहाँ पर ब्रेन परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनेंजेस इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू के साथ इनमें से पायामेटर कॉन्टैक्ट रहती है। आउटर मोस्ट जिसे हम ड्यूरामेटर कहते हैं, बीच वाली होती है पायामेटर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपका CNS जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, CSF, वो कहाँ होता है? सब आर्किनोइड स्पेस में दोस्तों आपका मतलब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF रहता है। CSF इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है, यानी कि कोई भारी अगर झटका अगर लग जाए और कोई भी अगर फिजिकल डैमेज होता है तो ये हेल्प करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर ब्रेन, हमारा ब्रेन होता है 3 पार्ट्स में, मेनली उसे हम डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है एक्सेप्ट पूछा गया है? हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का एसोसिएट एरिया फोर ब्रेन का है। कॉर्पस कैलोजम आजो सेरिबेलम आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और जितने दिखाए गए हैं यहाँ पर वो सारे फोर ब्रेन के पार्ट हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों कि हाइपोथैलेमस के क्या क्या फंक्शन है, जिनमें से एक फंक्शन ये आता है कि बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट रखता है? वो आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेट रखता है। द एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट इन, द एसोसिएशन एरिया आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि आगे वाला अपना हिस्सा रहता है उसमें पाया जाता है, जिसमें सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और बहुत सारे एरिया जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं वो पाए जाते हैं। द एसोसिएशन एरिया नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, एसोसिएशन एरिया का इनमें से कौन सा काम नहीं है? जो सेक्सुअल बिहेवियर अपना है वो एसोसिएशन एरिया मतलब रेगुलेट नहीं करता है। सेक्सुअल बिहेवियर अपना जो लिम्बिक सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। द लिम्बिक सिस्टम फाउंड बाय, लिम्बिक सिस्टम अब बताओ किससे बना होता है? लिम्बिक सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दोस्तों जो कि आपका हाइपोथैलेमस, अमाइलोडाला एंड लिम्बिक सिस्टम से बना होता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। सॉरी, हिपोकैम्पस, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया क्योंकि लिम्बिक सिस्टम का तो पूछा ही है। तो हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिपोकैम्पस से बना होता है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में जो आपका पार्ट रहता है उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। द कैनाल पासेज थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के थ्रू जो कैनाल होती है उसे हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, जिससे हमारा जो CSF है वो सर्कुलेट करता है। CSF की फॉर्मेशन भी वहाँ पर होती है। विच लेयर ऑफ द वॉल ऑफ आई बॉल ब्लूइश इन कलर, सो आपकी जो कौन सी ऐसी आँख की जो वॉल होती है जो ब्लूइश होती है? कोरोइड्स आपकी ब्लूइश होती है। स्क्लेरा इज वाइट पार्ट, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट पार्ट एंड रेटिना इज ए रेड पार्ट। आई लेंस हेल्ड इन प्लेस बाई, आई लेंस आपके जो लिगामेंट होते हैं, सीलरी बॉडी होती हैं, वो आई लेंस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने पर थिन और थिक भी करती हैं और उन्हीं के बीच आपका आई लेंस होल्ड रहता है। द ऑर्डर ऑफ 3 लेयर इन रेटिना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों
ऑर्डर जो अपनी रेटिना की जो सेल्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है। तो सबसे पहले आपकी आती है गैंग्लियन सेल, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर साइड। और अगर इनकी जो सीरीज की बात करूँ तो ये रहेगी, बट अगर कोई मैसेज ट्रांसफर का पूछ ले तो उससे रिवर्स इनका ऑर्डर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट हमारे यहाँ से लाइट गिर रही है तो एक्सोन गैंग्लियन सेल, बाइपोलर, ये रेटिना के हिस्से हैं दोस्तों। रेटिना में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं, वो हैं। रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर आई एट। रेटिनल जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी ब्लाइंड स्पॉट पर एंटर होती है। द विजुअल एक्यूटिटी इज ग्रेटर एट। विजुअल सेंसेशन आपकी फोविया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आपकी मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी होती है, जहाँ पर बहुत ही डेंस कोन सेल्स पैक्ड होती हैं। एज ए रिजल्ट विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन आपका शार्प देखने को यहाँ मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई आपका विजन नहीं होता, कोई आपकी कोन सेल्स नहीं पाई जाती। Which of the following result in generation of potential different in the photoreceptor cells in? जो आपका जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं उनमें जो मतलब एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिससे पता लगता है कि कोई इमेज है, मतलब कुछ अलग चीज़ है, लाइट है या फिर डार्क है। सो ये सारा आपका डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन, ये जो प्रोसेस होती है आपका उसके थ्रू होता है। और रेटिनल एक विटामिन ए का पिगमेंट होता है। एस्टेचियन ट्यूब कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? एस्टेचियन ट्यूब आपकी दोस्तों मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है, जो कि हमारे जो बॉडी में प्रेशर इक्वलाइज करने का सिस्टम रहता है। जैसे कई बार हम पहाड़ों पे जाते हैं, बारीपन हमें महसूस होता है। कई बार ग्राउंड पे आते हैं पहाड़ों से, उसके बाद टक से हमारे कान एकदम खुल जाते हैं, जुकाम हो जाता है। जुकाम में भी ये सिस्टम इफेक्ट रहता है, हमें सुनना कम हो जाता है। ये सारे एस्टेचियन ट्यूब के क्लोजिंग और ओपन होने से ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ ईयर ओसिकल्स? ईयर ओसिकल्स का फंक्शन पूछा गया है। ईयर ओसिकल्स वाइब्रेट करती हैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन की बढ़ाती हैं इन जो हमारा इनर ईयर है उसमें। द मेम्ब्रेन लेब्रेंथ सराउंडेड बाई ए फ्लूइड। मेम्ब्रेन लेब्रेंथ हमारा पेरिलिम्ब से सराउंड करता है। द लोअर मेम्ब्रेन ऑफ स्केला वेस्टिबुलेज। लोअर मेम्ब्रेन जो हमारी स्केला वेस्टिबुले की होती है, दैट इज रिनीशियस मेम्ब्रेन। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बुक में देखने को मिलेगा। इसमें हेयर कहाँ रहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, रेसिनर मेम्ब्रेन, ये सारा यहाँ पर दिया गया है। और टॉप ये जो हमारी टेक्टोरल मेम्ब्रेन होती है उसकी टिप पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंस करते हैं, यानी कि जो सुनने में हेल्प करते हैं। द स्केला वेस्टिबुला एंड्स एट स्केला वेस्टिबुला एंड वाइल द स्केला टिम्पेनी टर्मिनेट नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट। स्केला वेस्टिबुला आपकी वो ओवल विंडो पर एंड होती है और राउंड आपका ये आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एट ऑडिटरी रिसेप्टर इन द ईयर? ऑडिटरी रिसेप्टर आपके हेयर सेल से होती है ऑर्गन ऑफ कोटाई में, वो आपके ऑडिटरी सेल्स होते हैं। द स्टीरियो सिलिया प्रेजेंट प्रोटेक्ट विच पार्ट ऑफ हेयर सेल्स? स्टीरियो सिलिया आपके एपिकल जो पार्ट होता है यानी टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस आर। वेस्टिबुलर अपरेटस दोस्तों आपका सेमी सर्कुलर कनाल से बना होता है और उसमें एक ओटोलिथ ओरिन भी होता है जो बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करता है। ईयर के दो फंक्शन होते हैं, एक सुनने का और एक बॉडी के बैलेंस बनाने का, आपको पता होगा। द हेयर सेल प्रेजेंट ऑन क्रिस्टिया एम्पुलर रिसीव स्टिमुलाई ऑफ चेंज इन बॉडी पोस्चर का जो स्टिमुलाई है वो हेयर सेल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टिया जो हेयर सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। In which part of brain the nerve impulses sound are analyzed? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, विजुअल ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जो आपका टेम्पोरल पार्ट्स में होता है ब्रेन के, वहां पर ये आपका फंक्शन होता है। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आएंगे और बिल्कुल आपके इन फ्यूचर काम आने वाली ये बातें हैं। हॉर्मोन्स इज द मेजर जिस तरह से हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की जो इम्पल्सिस इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से
उसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपका हार्मोन्स इंपॉर्टेंस है। और जो यहाँ तक वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट करना न भूलें कि आपने पूरा सेशन वॉच किया है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये। अब लास्ट इसमें अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पहला क्वेश्चन है डैश डैश आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए दोस्तों आपके हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव। जो हमारा नर्वस सिस्टम वाला कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड है। और जो हार्मोन्स होते हैं हमारे केमिकल्स होते हैं वो स्लो काम करते हैं बट उनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। द डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं? जो नॉन न्यूट्रिटिव इंटरसेलुलर मैसेंजर यानी कि हार्मोन जो स्क्रीट करते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। हॉर्मोन्स आर इंट्रासेलुलर मैसेंजर। दोस्तों हमारे जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो इंट्रासेलुलर नहीं होते, वो इंटरसेलुलर होते हैं। यानी कि विद इन सेल उनका यूज नहीं होता, वो दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में काम आते हैं। तो ये आपका आंसर बन जाता है सेकंड नंबर। अदर स्टेटमेंट देखते हैं। हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई, ये भी ठीक है। सो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन में कौन से आपके ग्लैंड है? जैसे हाइपोफाइसिस, पिनाइल ग्लैंड, जो कि हार्मोन्स आपके सिक्रीट करते हैं। द टू ग्लैंड लोकेटेड इन नेक रीजन। नेक रीजन में आपका थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है जो कि थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, बहुत ही इजी है। एक बार अगर इसे अच्छे से पढ़ लो तो मुझे नहीं लगता कभी भूल पाओगे। मुझे भी लगभग 4 से 5 साल हो गए उसे पढ़े हुए, बट डेफिनेटली आज भी वैसा का वैसा याद है। हाइपोथैलेमस फॉर्म लिंक बिटवीन। हाइपोथैलेमस हमारा किसके बीच में लिंक करता है? न्यूरस सिस्टम और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो सुपर मास्टर ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी रहता है हमारा मास्टर ग्लैंड। ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन स्क्रीट करता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। न्यूरोस्क्रीटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस विच प्रोड्यूस हार्मोन्स इज कॉल्ड। हाइपोथैलेमस की जो सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई उन्हें हम कहते हैं। और एक दो सेल्स यहाँ पर और दी गई है वो देख सकते हो आप। ये नेफ्रॉन का एग्जांपल दिया गया है, एक तो एक न्यूक्लियाई दे रखी है, एक ग्रैनुलर सेल्स दे रखे हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द सिंथेसिस सिक्रीशंस ऑफ। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर एंड सुपर मास्टर के नीचे मास्टर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ। सोमैटोस्टेटिन आपका ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज होने को रोकता है। जीएनआरएच स्टिमुलेट द टू रिलीज ऑफ। जीएनआरएच आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सॉरी, जो कि आपके गोनाडोट्रोपिन से रिलीज करने में हेल्प करते हैं। Gonadotropins hormone like FSH and LH. Which of the following under the influence direct न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स? न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स के जो पारस नर्वोसा यानी कि पिट्यूटरी का ये पार्ट रहता है जो कि डायरेक्ट न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। अगर आप उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच होते हैं वो डायरेक्ट आपके न्यूरोस्क्रीटरी हार्मोन्स होते हैं। The neuroendocrine structure is neuroendocrine. Hypothalamus is neuroendocrine structure. Adenohypophysis in human consists of two portion. देखो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोसिस और एडिनो और दूसरा न्यूरो। एडिनो के पार्ट यहाँ पर एडिनोहाइपोसिस टू पोर्शन। एडिनोहाइपोफाइसिस आपका पैरा इंटरमीडिया और पैराडिस्टलिस से बड़ा होता है। इनमें से काफ़ी हार्मोन्स जो इंटरमीडिया स्क्रीट करता है और काफ़ी पैराडिस्टलिस आपका स्क्रीट करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट रिलीज बाय पैराडिस्टलिस इन फ्रॉग।
इन जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फ्रॉग में रिलीज नहीं होता दोस्तों। मेलेनोसाइट का आपको पता ही होगा। मेलेनोसाइट जो आपके स्किन कलर जो प्रोवाइड करते हैं वो आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। फ्रॉग का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका हो गया। द हार्मोन विच प्रमोट प्रोटीन एनाबोलिज्म, absorption of calcium, bowel retraction, used ATP। तो आपका ग्रोथ हार्मोन्स, द हार्मोन विच प्रमोट प्रोटीन एनाबोलिज्म, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ऐसे होंगे जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करेंगे और ये सारा रोल प्ले करते हैं। डवार्फिज्म अक्र व्हेन, डवार्फिज्म कब रहता है? जब ग्रोथ हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं। सो आपका इसमें 3 आंसर दिया गया है, यानी कि अंडर द सक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अंडर सक्रीशन मतलब कम सक्रीट होना, और सक्रीशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। देखो ग्रोथ हार्मोन कम सक्रीट हो रहे हैं, सोमेटोस्टेटिन इनको अफेक्ट करता है, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन कम सक्रीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइजेंटिज्म? जाइजेंटिज्म वो लंबे लंबे जो बन जाते हैं 8-8, 10-10, 12-12 फुट के इंसान, वो किसके कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन के कारण आपका जाइजेंटिज्म देखने को मिलता है। प्रोलैक्टिन एक्टिवेट्स, प्रोलैक्टिन दोस्तों आपका ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड सक्रीशन ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट में मिल्क सक्रीशन करता है। ACTH कंट्रोल द सक्रीशन ऑफ, ACTH आपका क्या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, 2 किडनी होती हैं, 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। और इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे भी एड्रिनल ग्लैंड ही स्क्रीट करता है। इफ डैश इफ एक्स इज द हार्मोन विच कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोकोर्टिकोइड ऐसा हार्मोन होगा जो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, और किसके इन्फ्लुएंस से स्क्रीट होगा? ACTH। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को पता नहीं होता इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा हुआ है, बाकी इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन फीमेल LH स्टिमुलेट डैश इन ओवरी एंड स्क्रीट डैश। देखो फीमेल में LH स्टिमुलेट, एम LH किसको स्टिमुलेट करता है? कॉर्पस ल्यूटम को और ओवरी। फीमेल LH स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटम को एंड प्रोजेस्टेरोन इससे स्क्रीट करने के लिए कहता है। ग्राफियन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू डैश। ग्राफियन फॉलिकल्स आपका ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटस में कन्वर्ट हो जाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। LH सर्ज होता है तभी तो ओवुलेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में पूछा गया है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? न्यूरोहाइपोफाइसिस आजकल पैरा नर्वोसा, ठीक है। पिट्यूटरी का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पिट्यूटरी का ही जो 2 पार्ट होते हैं, पहले बताया है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। साइट सिंथेसाइज टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रिन, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस दोस्तों खुद से हार्मोन स्क्रीट नहीं करता, खुद से हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, सॉरी, ये हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन्स रहते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस रहता है आपका। P is a small reddish round structure located dorsal for brain it stalk release हार्मोन की। तो ये आप पिनाइल ग्लैंड की बात हो रही है दोस्तों। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपकी सर्केडियन रिदम यानी कि नॉर्मल स्लीप और वेकअप साइकिल में हेल्प करता है। ये हार्मोन विच मेंटेन BMR कौन मेंटेन करता है? थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन्स यानी कि थायराइड द्वारा रिलीज किया जाता है। थायरोक्सिन आपका BMR रिलीज करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रखना, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन एड्रेनल क्या करता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स। थायमिन नाइट्रोजन बेस्ड होता है। ये मतलब जो इस तरह के जैसे लिंक्ड जो टर्म है, लिंक्ड जो टर्म जिनका नाम भी जैसे लिंक्ड है, थाइमोसिन, थायराइड, थायरोक्सिन, तो इन्हीं को एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिया गया है। क्रिटिसिज्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्योर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। क्रिटिसिज्म आपका थायरोक्सिन के एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाता है। क्रिटिसिज्म दोस्तों, क्रिटिनिज्म जो भी है, ये आपको बच्चों में देखने को मिलता है। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है और उसमें बॉडी में थायराइड की हार्मोन्स की कमी रह जाती है, तो अगर वो करेक्ट नहीं की जाए तो जो उसके जो आने वाले जो प्रोजेनी है, उनमें आपको
ब्रेन फेलियर तक की भी कंडीशन देखने को मिल जाती है, यानी कि मेंटली रिटार्ड वो हो सकते हैं, ग्रोथ उनकी बहुत ही स्लो होती है, ये भी देखने को मिल जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। एगलैंड एक्स प्रेजेंट और बाकी इस तरह से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही नॉर्मल नॉर्मल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे सीसी के सिक्रेटेड बाय सीसी के सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनम, ये एक लोकल हार्मोन है दोस्तों, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम में वहीं की वहीं यूज अप हो जाता है, वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। द सेक्रेशन प्रमोट द सेक्रेटिन प्रमोट रिलीज ऑफ सिक्रेटिन आपका वाटर बाइकार्बोनेट और पायरोग्रेनिटिक जूस को रिलीज करने में हेल्प करता है, ये भी एक आपका लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन दोस्तों जो एक ही ऑर्गन सिस्टम में काम करते हैं, जैसे पूरे जो सीसी के है सिक्रेटिन है, ये सारे के सारे ओनली जस्ट ओनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, वहीं से रिलीज होते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल आर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडायोल आर स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन्स, और ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं, पेप्टाइड कौन से हैं, प्रोटीन्स कौन से हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कौन इंसुलिन फॉर्म करता है, विच हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, ये देखो टाइप देख लो पहले, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडायोल एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन सारे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। इम्पैक्ट इनका एकदम से तुरंत अब प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पेप्टाइड हार्मोन ऑक्सीटोसिन वेसाप्रिन, अमाइनो एसिड हार्मोन आज थायरोक्सिन नोरेपिनेफ्रिन, सॉरी मुझे लगता है ये नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन स्टीरॉयड हार्मोन है। ये आपने कमेंट करके बताना दोस्तों, डू योर ओन रिसर्च कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन किस तरह के हार्मोन है। हाइड्रोथायरोक्सिन T3 T4 दीज आर कंटेनिंग आयोडीन। सो दोस्तों लास्टली आपको ये एक बात और बताना चाहूँगा कि आप ये PDF वी मैड एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अभी जाके चैनल को ज्वाइन कर लो और सेशन को शेयर जरूर करना। अगर अच्छे मतलब स्टूडेंट देखेंगे इसको, 500 प्लस अगर स्टूडेंट देखेंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिवीजन से जुड़ी होगी। सो दोस्तों स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।